हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको टॉपिक कंप्लीट कराया था, उसी से रिलेटेड है। मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको बताया था समेसन। मैं आपको दिखाई देता हूँ स्क्रॉल करके, समेसन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो आप इसका एक बार रिवीजन करके फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसमें दो फॉर्मूले बताए थे, एक ऊपर आप देख पा रहे होंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एटसेट्रा, और इसी के जैसा एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कॉस अल्फ़ा। तो मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये है वो फार्मूला, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। इसी के जैसा साइन वाला होता है, बस वहाँ पर इस कॉस के जगह आराम से हम लोग साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहली चीज़, जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स, पदों की संख्या आपको कितनी दिख रही है। कॉस अल्फ़ा से शुरू होती है कहानी और कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा तक जाती थी। इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स, पदों की संख्या थी n। तो ऊपर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पदों की संख्या कितनी है, 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा करते हैं, उसको s लिख लेते हैं पूरी सीरीज़ को। s बराबर कॉस पाई/11 प्लस कॉस 3 पाई/11 प्लस कॉस 5 पाई डिवाइडेड बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई/11 प्लस कॉस 9 पाई/11। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिली कि n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमको 5 दिख रही। जो टोटल टर्म्स आ रहे हैं उनकी संख्या है 5। अब मैंने ऑब्जर्वेशन एक और देखा कि यहाँ पर अल्फ़ा के जगह आपको कौन सा कोण दिख रहा है, पाई/11। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई पाई/11। अब मैंने आपको बताया था कि बीटा जो होता है, जो बीटा एंगल होता है, वो दरअसल क्या होता है कि दो एंगल्स कंसेक्यूटिव क्रमागत कोणों का अंतर होता है बीटा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसमें भी दो कोणों को पकड़ते हैं, पहले दूसरे को, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो बीटा बराबर 3 पाई/11 माइनस पाई/11 विच विल बी 2 पाई/11। तो यहाँ से बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई/11। लेकिन आप गौर करें तो फॉर्मूले में हर जगह आपको बीटा बाई टू हर जगह दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग बीटा बाई 2 की ही वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बीटा बाई 2 आएगा पाई/11। अब बस खेल ख़त्म। अब s बराबर हम क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन था इसकी जगह पे ये राइट साइड वाला जो है ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, साइन n बीटा बाई 2, n का मतलब 5, और बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी, पाई/11 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 यानी पाई/11। ये हो गया फर्स्ट टर्म, इनटू कॉस, दोनों एंगल्स को ध्यान से देखना है। अच्छा, मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि जब भी कभी आप कॉस वाला पद लिखते हैं या साइन वाला पद लिखते हैं, ये वाला, तो इसके अंदर के जो कोण की स्टोरी होती वो कुछ इस तरह से मैंने बताई थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि डायरेक्ट आप क्या करिए, पहले एंगल को और लास्ट एंगल को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए और बात ख़त्म। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप याद, क्योंकि ये याद रखना ज़्यादा आसान है, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो कैसे, ये आ जाएगा साइन 5 पाई/11 डिवाइडेड बाई साइन पाई/11, और ये आ जाएगा बच्चों कॉस, 9 में 1 पाई जुड़ा, 10 पाई/11/2, तो 2 से 10 कटेगा यानी कि 5 पाई/11, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ गौर करिए, ऊपर जो साइन है और कॉस है दोनों का एंगल सेम है। तो जब भी कभी आप साइन ए के साथ में कॉस ए को आते हुए देखते हैं तो पता नहीं क्यों आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि अगर आप सर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो इसको आप 1/2 साइन 2a लिख सकते हैं।
मैं कहूँगा मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या बनेगा 1/2 और ऊपर बन गया साइन 2a यानी एंगल हो गया डबल 10π/11 और नीचे बटे में साइन π/11। अब एक और ऑब्जर्वेशन दिख रही है बच्चों कि दोनों का जो कोण है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है। तो आप ये भी पढ़ के आए हो पिछली क्लास में कि साइन π-θ इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के। तो क्यों ना बच्चों हम इसको ऐसे लिखें 1/2 और इसके न्यूमरेटर को सीधे मैं लिख दूं साइन π/11 क्योंकि दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री। साइन π/11 नीचे है, दोनों कट गए, आंसर आ गया 1/2। दैट इज़ योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलीगन्स, बहुभुज जिसको बोलते हैं। इसके बारे में तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं पॉलीगन्स बहुभुज के बारे में, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे बच्चे जानते होंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन्स इज इक्वल टू n-2 पाई होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक सभी कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू पाई। और दूसरी बात आपने पढ़ी थी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन्स इज इक्वल टू 2 पाई, यानी किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का यानी बाहरी वाले जो कोण हैं उनका योगफल होता है 2 पाई। चलिए समझते हैं कैसे, फिर मजा आएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, ये हम सबको पता है। हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला जो है वो सही है या कुछ इसमें गड़बड़ी। सबसे पहली चीज़ इस फॉर्मूले में बच्चों जो n यूज़ हो रहा है ये n, इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। तो अब आप बताइए ट्रायंगल में कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो आप बता सकते हो कि n बराबर 3 होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले का यूज करें और पता करें कि ट्रायंगल के अंदर के कोणों का योगफल कितना आ रहा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल्स बराबर n-2 इंटू पाई। n की जगह वैल्यू रख दीजिए 3 - 2 गुणे पाई, तो उत्तर आ गया कितना पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आपको मिल गया। यही बात हमको वेरीफाई करनी थी। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था फिर से हम लोग को बचपन के बाद फिर से आज याद आ गया। अब इसमें एक और बात कर लेते हैं, ये जो दूसरी बात बताई गई एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन्स के बारे में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं उनको आप समझिए। तो मैंने क्या किया, एक ये पॉइंट है इसको आगे बढ़ा दो, ये जो एंगल बनता है मान लो ये एंगल θ1 है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। फिर आप क्या करिए ऊपर एक साइड बढ़ा दो, ये जो एंगल बनेगा ये θ2 बनेगा। इसी तरीके से अगर नीचे आपने बढ़ा दिया साइड को, ये जो एंगल बनेगा ये θ3 बनेगा। θ1 θ2 और θ3 को ही बोला जाता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, या कोई भी हो ट्रायंगल के अलावा कोई भी आकृति आप बनाइए तो इसी तरीके से इसके एक्सटीरियर एंगल निकलते हैं। अब ये जो है स्टोरी, ये स्टोरी क्या कह रही है, पॉइंट नंबर 2 कि किसी भी पॉलीगन्स के जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सभी का जो योगफल है सम है वो 2 पाई आना चाहिए, यानी कि θ1 + θ2 + θ3 इज इक्वल टू 2 पाई आना चाहिए। ये कहा जा रहा है हमसे। हम चलो चेक करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है ये सही है या इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो चलिए आप लोग देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा। यहाँ पे बच्चों हम लोग खड़े थे इस पॉइंट पे जो ब्लैक डॉट बनाया, यहाँ से हम मूव करके इस लाइन पे पहुँचे, इस लाइन पे, ठीक है ना। अब इस लाइन पे दौड़ते 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 ऊपर पहुँचे, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया था, फिर इस लाइन से मैं फिर इधर जंप मारा, अब इस लाइन पे आ गया। ध्यान देते रहना, पहले मैंने θ1 जंप मारा फिर θ2, अब उसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ाया, फिर मैंने फिर से एक जंप मारा θ3। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लाइन पहले जहाँ से मैंने पहली जंप लगाई थी, यानी कि ये वाली लाइन जिस पे मैंने ब्लैक डॉट बनाया, क्या घूम के जब θ3 जंप मारता है तो क्या उसी लाइन पे नहीं आ जाता है वापस से। तो जब वापस से उसी पॉइंट पे आ गए तो आपको तो ये पता ही है कि जब भी कभी एक पॉइंट
मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से घूम के अगर हम वापस ए पॉइंट पे पहुंचते हैं तो टोटल कितना एंगल कवर करते हैं बच्चों, 2 पाई एंगल कवर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 3 जंप लगाई, θ1 और θ2 और θ3। तो तीनों जंप में मैं वापस से उसी वाली लाइन पे पहुँच गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। इसका मतलब तीनों कोणों का योगफल होता है 2 पाई। यही स्टोरी हमें बतानी थी। अब आगे आप देख पा रहे होंगे अगला जो लिखा हुआ है पॉइंट, वो लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें सभी इंटीरियर एंगल्स और सभी के सभी साइड्स बराबर हों। सभी इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये स्टोरी होती है किसके बारे में, रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया कि रेगुलर पॉलीगन में आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, इस बात को भी पकड़िएगा आप लोग ध्यान से, इस बात को समझिएगा कि आप बच्चों पॉलीगन्स के अंदर, ये जो ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ऊपर वाले को देखिएगा, पॉलीगन्स में आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी आप इस जगह पे आप हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रेगुलर फिगर नहीं होता है, वो रैंडम होता है। कहीं थोड़ा बड़ा, कहीं ज़्यादा एंगल होगा, कहीं कम एंगल होगा, ठीक है। इसीलिए वो रेगुलर नहीं है, वो सिर्फ पॉलीगन है। लेकिन जब आप रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करते हो जिसकी सारी एंगल्स इंटीरियर और सारी साइड्स बराबर होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि सारे एंगल्स बराबर होते हैं। इसी तरीके से उसके सारे के सारे हम एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन्स के केस में, लेकिन जनरल पॉलीगन्स के केस में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेंटागन बना रहा हूँ। मैंने एक पेंटागन बनाया जो कि रेगुलर है। मैंने इस एंगल को ले लिया थीटा, ये भी थीटा, ये भी है थीटा, ये भी है थीटा और ये भी है थीटा, सारे के सारे एंगल हैं थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला नंबर 1 को वेरीफाई करना चाहते हैं। ये बोला गया ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने लिखा n-2 पाई और अपॉन 5। तो बच्चों n बराबर कितना आपको दिख रहा है, 5, भुजाओं की संख्या है 5, तो 5 रख दीजिए। 5 - 2 पाई बटे 5, तो कितना इंटीरियर एंगल आ गया, 3 पाई बाई 5। ये बच्चों आ गए थीटा की वैल्यू। हर एक कोण जो होगा वो 3 पाई बटे 5 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो मान लो एक्सटीरियर एंगल हमने इसको माना 5, ठीक है, मैंने मान लिया 5। तो अब ईच एक्सटीरियर एंगल जिसको हमने बोल दिया है 5, वो कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई n का मान है 5। तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल भी मिल गया। अब बच्चों आप एक बात हमको ये बताइए कि क्या आपको ये बचपन से नहीं पता था कि किसी भी लाइन पे, रेखा पे जो टोटल कोण बनता है वो 180 बनता है। ये आप बचपन से जानते थे कि थीटा प्लस फाई कितना होगा, पाई यानी 180 डिग्री। बचपन का ज्ञान आपके पास है। तो हम चलो इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि यहाँ से हमने जो थीटा और फाई निकाला है क्या इनका योगफल भी पाई आता है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। सो चलिए चेक करते हैं, थीटा प्लस फाई, तो थीटा की वैल्यू थी कितनी, 3 पाई बाई 5 प्लस फाई की वैल्यू है 2 पाई बाई 5। जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 पाई बटे 5, 5 से 5 गया, उत्तर आया पाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी थीटा और फाई का योगफल कितना आया, पाई, और बचपन का जो ज्ञान था उससे भी कितना आता था, पाई। तो ये थी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा काफ़ी कुछ। अब इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। इन रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स विद a1 a2 से लेकर an वर्टिसेस। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, और उस पर कितने बिंदु हैं। जाहिर सी बात है n भुजाएं हैं तो n बिंदु ही होंगे। वो बिंदुओं के नाम है, पॉइंट्स के नाम है a1 a2 से लेकर an।
आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है A1 A2 का होल स्क्वायर, A1 A3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन A1 AN का होल स्क्वायर बराबर 2n कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर बोला गया है जो R है ना बच्चों, वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, सर्कम स्क्राइबिंग इट। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा परिवृत्त, हिंदी में बोलते हैं परिवृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सर्कल। जैसे एक त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष को मिलाने वाली एक वृत्त को अगर हम खींचते हैं तो जो वृत्त बनेगा, बड़ा गंदा सा बन गया लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे, ये जो वृत्त बनेगा इसी को बोलते हैं परिवृत्त। ओके, तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों और देखते हैं सबसे पहले। सो मैं फिगर इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपके सामने एक फिगर बना दिया है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं A1 A2, यू कैन सी इट। मैंने पॉइंट्स लिए हैं A1 A2 A3, ऐसे n पॉइंट्स होंगे, बट मैं क्या करूँगा इसमें कुछ ही पॉइंट्स की स्टडी करूँगा, उसी के बेसिस पे एक जनरल कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर टोटल n पॉइंट्स होंगे। अब एक चीज़ गौर करिएगा, मैंने इसमें एक ट्रायंगल बनाया है, O इसका सेंटर है, O से मैंने किसको मिला दिया, A1 को मिला दिया। आप देख सकते हैं ये जो रेडियस है कैपिटल R है, ये सर्कल की रेडियस है, ये भी कैपिटल R होगा। क्यों होगा, क्योंकि O से A2 की डिस्टेंस भी रेडियस ही होगी, ठीक है। अब आप एक पॉइंट गौर करिएगा कि अगर दोनों रेडियस R है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल, O A1 और A2, क्या इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आर आर बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो O से A पर लंब डाला गया है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। साथ ही साथ जितना कोण यहाँ बन रहा है, मान लीजिए कोण थीटा बन रहा है, टोटल जो है कोण वो थीटा बन रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है O से A, वो दो कोणों में विभाजित करेगी कोण को। जो लाइन है OA वो कोण थीटा को θ/2 में डिवाइड करेगी, आप कहोगे बिल्कुल विभाजित करेगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती। तो क्या यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिलता है, उसको गौर करिएगा। तो मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट को। सबसे पहली चीज़, ये जो पॉइंट O है, इस पर टोटल कितना एंगल बन सकता है, 2 पाई। किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मिलाया, A1 A2 को जब O से मिलाया तो एक त्रिभुज बना। इसी तरीके से मैं दो पॉइंट्स को लेते हुए अगर त्रिभुज बनाऊंगा, मान लीजिए इस तरह के त्रिभुज बनाता चला जाऊं, तो कितने त्रिभुज बना सकता हूं मैं, n त्रिभुज बना सकता हूं। तो अगर n त्रिभुज बनेंगे तो ये जो एक कोण है थीटा, दूसरा कोण भी होगा थीटा, तीसरा भी होगा थीटा, ऐसे थीटा 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 सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से A1 A2 की दूरी बराबर और A2 A3 की दूरी बराबर, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन्स है, हर भुजा बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, थीटा थीटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो टोटल कोण बनेगा वो थीटा प्लस थीटा कहाँ तक, n तक बनेगा। कितने थीटा बनेंगे, n माने n थीटा बनेंगे, और इन सब का योगफल किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर। तो क्या मैं थीटा को अगर n बार जोड़ता हूँ तो क्या मैं इसको n थीटा लिख सकता हूँ, n थीटा बराबर 2 पाई। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू बच्चों क्या मिलती है, 2 पाई बाई n, ये हमें थीटा मिलता है। अब आप गौर करिएगा, मैं थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर करता हूँ। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल OA1 A2, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, और ख़ास करके इस ट्रायंगल के एक छोटे से हिस्से, यानी कि आप ऐसे समझिए OA1 A2 नहीं बल्कि OA1A देखिए। OA1A में आपको ये राइट एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना।
और ये एंगल θ/2 दिख रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि इससे आप sin θ/2 की वैल्यू बताइए, तो θ/2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये मिलेगा आपको A1A, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस R, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि A1A की वैल्यू कितनी मिली, तो आप कहोगे R साइन, अब यहाँ पर बच्चों में θ/2 की वैल्यू रखूँगा, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू थी 2π/n, तो θ/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/n आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लिखूँगा π/n, ये A1A की वैल्यू आ गई। जो प्रूफ करना था उसमें मुझे A1A2 चाहिए था, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए A1A2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि A1A2 जस्ट डबल होगा A1A का, क्योंकि ये A1 से A तक की दूरी, ये दूरी A1 से A तक, A से A2 तक की दूरी के बराबर है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं इसी को A1A को 2 से गुणा कर दूँ, तो 2A1A साइन π/n ऐसा बोल सकता हूँ, बल्कि A1A नहीं, ऐसे लिखिए 2A1A। मैं A1A2 को लिखूँगा 2A1A, और यहाँ से A1A की वैल्यू रखूँगा अब, तो 2R साइन π/n आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? A1A2 का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि A1A2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4R² साइन स्क्वायर π/n, 1 बना दीजिए। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि A1A3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को पकड़िएगा, यानी अब मैं A1 से A3 जाना चाहता हूँ, तो मैंने O से A3 को मिलाया, और अब मैं एक त्रिभुज ऐसे बनाऊँगा, ठीक है। तो जो कोण बनेगा टोटल, सारा स्टोरी अब कोण पे आ जाएगी, एंगल पे। ये कोण कितना था? 2π/n, और ये वाला भी 2π/n था, जो पहले ओरिजिनल वाला था, तो टोटल हो जाएगा 4π/n। यानी सेम स्टोरी आगे प्रोसीड करेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 4R² साइन स्क्वायर 2π/n। आप ट्रायंगल को, अब आपको ऑब्जर्वेशन दिखानी होगी अपनी, क्योंकि अगर आप इसमें बनाने लगे तो ये इतना डर्टी हो जाएगा कि सब दिखना बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको 2π/n दिखेगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें कि अच्छा ये बताइए A1A4 एक और निकाल लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, तो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 4R² साइन स्क्वायर 3π/n, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर इक्वेशन। अब इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? A1AN का होल स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 4R² साइन स्क्वायर n-1 π/n, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, देयरफॉर A1A2 का होल स्क्वायर प्लस A1A3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 A1AN का होल स्क्वायर, इसमें मैं सभी की वैल्यू रखते हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज़ को जोड़ के लिखूँगा। तो मैं इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करूँगा, क्योंकि 4R² हर जगह से कॉमन आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4R² और ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा साइन स्क्वायर π/n प्लस साइन स्क्वायर 2π/n प्लस साइन स्क्वायर 3π/n, और एंड सो ऑन, लास्ट में लिखूँगा साइन स्क्वायर n-1 π/n, है ना। यहाँ तक ठीक चल रहा था। अब स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, लेकिन आपको एक थॉट दे रहा हूँ अभी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा कुछ ये वाला, 1 - cos 2θ
बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले की तरफ मैं जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे मैं उस फॉर्मूले को कंटिन्यू करूँ तो लिखूँगा 1/2 से मल्टीप्लाई किया 4r² और ब्रैकेट में लिखूँगा 1 माइनस कॉस, एंगल डबल करूँगा तो 2π/n प्लस ये पहला वाला है डब्बा 1 माइनस कॉस 4π/n प्लस 1 माइनस कॉस 6π/n क्योंकि 3 था वहाँ पे, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 1 माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई n-1 π/n आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 तो कट जाएगा तो 2r²। यहाँ पे गौर करिएगा 2, 4, 6 और n-1 तक टोटल। इसमें अगर टर्म्स काउंट करेंगे, पद काउंट करेंगे तो टोटल्स आपको कितने टर्म्स दिखेंगे, n-1। तो 1 को अगर आप ऐड करेंगे n-1 टाइम्स तो इनका एडिशन आएगा n-1 और माइनस ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा कॉस 2π/n प्लस कॉस 4π/n प्लस कॉस 6π/n अप टू कॉस 2n-1 π/n, ये आ जाएगा। अब आप देखिए अंदर जो बना ये सीक्वेंस, ये आपको किस चीज़ की याद दिला रहा है, ये आपको अभी सम ऑफ कोसाइन का जो फॉर्मूला बताया था उसकी याद दिला रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये 2r² अंदर n-1। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2π/n और बीटा की वैल्यू कितनी है, वो भी है 2π/n। पदों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है, n-1। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगेगा इसमें साइन n β/2 होता तो n की जगह n-1 और बीटा का मतलब 2π/n डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई साइन β/2 यानी कि 2π/n और बाई 2 मैंने 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से β/2 निकाल लेते, चलिए कोई बात नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। इनटू कॉस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो 2π/n प्लस यहाँ पर 2n-1 π/n, दोनों को जोड़ा गया और बटे 2 कर दिया गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2r² ब्रैकेट के अंदर n-1, यहाँ कट पिट के 2 से 2 कट जाएगा तो सब कुछ कट पिटा के कितना आया, साइन। अब देखिए π/n को भी अंदर ही भेज देते हैं तो n से n कट जाएगा तो मेरे ख्याल से आएगा साइन के अंदर पाई माइनस π/n और नीचे 2 से 2 कट गया था तो नीचे भी आया था साइन π/n इंटू कॉस। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2π/n तो कट जाएगा तो अंदर आएगा 2n π/n, तो 2 से n से n कटेगा यानी 2π और बाई 2 इतना ही सिर्फ आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये दो एंगल है न्यूमरेटर का, ये वाला साइन पाई माइनस π/n और नीचे साइन π/n, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कट जाएगा तो 2r² अंदर क्या बचा, n-1। अच्छा यहाँ माइनस का निशान छूट गया, ये माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये हाँ ये बचेगा कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई बचेगा। ठीक है, अब 2r² से अंदर ब्रैकेट खोलें तो 2r² इंटू n-1 माइनस 2r² कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 तो वो इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, यानी इस माइनस को प्लस कर दिया। ब्रैकेट खोलें तो 2nr² माइनस 2r² प्लस 2r² ये दोनों कैंसिल हो गए, सो आ गए वैल्यू
2nr², ये इसी को हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।